नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो जिला स्तरीय खेलों के कार्यक्रम में कमेंट्री करते हैं और इनकी रुचि हिंदी साहित्य और इतिहास से अत्यधिक है। तो आइए मिलते हैं प्रशांत प्रसून जी से और जानते हैं इनके बारे में और सुनते हैं इनकी कहानी इनकी जुबान। प्रशांत जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, विशेष तौर पर आपका और डॉक्टर रोशन कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद, केवी स्टूडियो और केवी स्टूडियो की पूरी टीम का और अपने छोटे भाई शशांक शेखर का, जिसके माध्यम से मुझे केवी स्टूडियो का यह महत्वपूर्ण मंच मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। प्रशांत जी, मैं आपके पैतृक गांव और आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानना चाहूँगी। जी मैडम, मेरा पैतृक गांव जो है वो है तेघरा अनुमंडल का जो एक भगवानपुर ब्लॉक है, उसके अंतर्गत एक छोटा सा गांव है रघुनंदनपुर गांव। वही मेरा पैतृक गांव है। और मेरी शिक्षा दीक्षा जो है, कोई ऐसा नहीं है कि मेरी शिक्षा दीक्षा कॉन्वेंट में मतलब ऐसी हुई। मेरी शिक्षा दीक्षा जो है ज़्यादातर सरकारी विद्यालयों में ही हुई है। मतलब क्लास 1 से लेकर 6 तक तो ये जो गाँव का सरकारी विद्यालय था प्रभुचरण भारती मध्य विद्यालय दुलारपुर मठ, उसमें हुई। और उसके बाद 4 साल के लिए मैं कॉन्वेंट में भी गया और 10th जो है मैंने वो जेके हाई स्कूल बेगूसराय से किया है और 12th और ग्रेजुएशन जो है वो आरबीएस कॉलेज तेयाई से किया है। और उसके बाद चूँकि मेरी जॉब लगी तो उसके कारण हिंदी साहित्य और हिस्ट्री में मेरी थोड़ी ज़्यादा रुचि थी, तो यही कारण है कि मैंने LNMU डिस्टेंस एजुकेशन से जो है हिस्ट्री और हिंदी में पीजी किया है। जी, जैसा कि मुझे पता है कि आप पोस्ट ऑफिस में बतौर पोस्टल असिस्टेंट कार्यरत हैं, तो पोस्टल असिस्टेंट के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? इसमें मैडम योग्यता बड़ी साधारण है कि आपको 12th पास होना चाहिए और उसके बाद CHSL का जो एक एग्ज़ाम होता है उसमें मतलब आप बैठते हैं तो उसके माध्यम से जो है आप पोस्टल असिस्टेंट बनते हैं। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट या अन्य बैंक के जो क्लर्क होते हैं वो CHSL एग्ज़ाम के माध्यम से आप बनते हैं। तो इसमें सर रिटन और इंटरव्यू तो? जी, इसमें मतलब मेनली होता है वो, अभी तो मतलब पता नहीं क्या होता है, मतलब आज से 5-6 साल पहले की मैं बात बता सकता हूँ कि उस समय एक ऑब्जेक्टिव टाइप का होता था। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते थे उन्हीं के माध्यम से जो है इसका मतलब इसका सिलेक्शन होता था। जी प्रशांत जी, अभी कोरोना काल का समय चल रहा है। मैंने बहुत लोगों से पूछा है और उनकी राय देखी है कि कोरोना काल में ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं आपसे इसकी उपलब्धि के बारे में जानना चाहूँगी कि आपने इस कोरोना काल में क्या क्या सीखा? जी मैडम, कोरोना काल मतलब और पता नहीं देश दुनिया के लिए तो बड़ा नुकसानदायक रहा, लेकिन मेरे लिए अगर कहें तो एक मतलब वरदायी तरीके से रहा, क्योंकि कोरोना से पहले का अगर मेरा मतलब लगभग 30 वर्ष उम्र हो गया है मेरा, और 29 वर्ष तक मेरा मतलब डेली रूटीन कुछ इस तरह था कि शपथ तो बड़े संकल्प बड़े मजबूत मैं ले लेता था, लेकिन पूरा वो बिल्कुल नहीं हो पाता था। मतलब कभी कभार सोचता था चलो अब बॉडी को फिट करना है और उसके लिए 20-22 एक्सरसाइज तैयार कर लिए, एक दिन किया दूसरे दिन में मेरा शरीर जवाब दे देता था, बैठ जाता था। लेकिन कोरोना काल में क्या हुआ कि जब समय मिला तो मेरी मुलाकात जो है एक मतलब मेडिटेशन जो करते हैं विवेक मोगे सर, उनसे हुई और उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम ये 20-22 कर लोगे तो जीवन भर में मतलब इसको नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा कम करो और इसमें मतलब थोड़ा अभी टाइम ज़्यादा है तो उसमें अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान दो। तो इसके लिए बस उन्होंने मुझे 3 चीज़ें बताई जो कि मैं मतलब करता हूँ। सबसे पहला कि उन्होंने बताया कि सुबह जो कि मेरी जो आदत थी वो 7-7:30 से पहले कभी नींद टूटती नहीं थी और जल्दी में मतलब मेरा पूरा दिन खराब रहा करता था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि 5 बजे जग जाया करो। कुछ दिन प्रॉब्लम मुझे हुई, कुछ दिन परेशानियां मुझे हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरा धीरे धीरे 5 बजे जगने लगा और उसके बाद उन्होंने कहा कि 5:30 तक अपना काम खत्म करके ये 20 मिनट जो है, चूँकि सुबह का टाइम जो होता है उसमें पॉजिटिव एनर्जी जो है, सकारात्मक ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो उन्होंने कहा कि सुबह 20 मिनट के लिए टहलो और उसके बाद दूसरा जो काम उन्होंने मुझसे कहा वो मेरे लिए बड़ा था। उन्होंने कहा कि 10 मिनट के लिए किसी भक्ति भजन पर डांस करो। तो मैंने उन्हें कहा कि डांस सर मुझे बिल्कुल नहीं आता है, एक्सपर्ट लोग सालसा हिप हॉप क्या होता है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ नहीं करना है, तुम जैसे कर सकते हो करो, क्योंकि इस 10 मिनट में डांसिंग में क्या होता है ना मैडम कि हमको पता भी नहीं चलता और हमारे पूरे शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है, क्योंकि हमारा हर अंग जो है उसमें मूव करता है।
तो बस उन्होंने कहा कि 10 मिनट ये कर लो और उसके बाद जब शरीर से पसीना चलना शुरू होता है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेडिटेशन, और मेडिटेशन का उन्होंने सबसे सुंदर, हालांकि मेडिटेशन में पहले भी करता था, बैठ के करता था, लेकिन उसमें क्या होता था कि रीढ़ की जो हड्डी होती है स्पाइनल को 2-4-5 मिनट में उसमें दर्द होना शुरू हो जाता था। लेकिन उन्होंने बताया कि उसको सबसे आराम होता है कि किसी साफ जगह पर जो है वहाँ पर लेट कर किया करो वो चीज़। तो लेटने में क्या होता है कि हम आराम से 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा तक आराम से हम लेट सकते हैं उसमें। तो उन्होंने यही बताया कि लेटो और अपने जो है सांस पर, जिसको ब्रेथ कहते हैं, उस पर जो है पूरा ध्यान दो और नाभि से सांस। अक्सर आजकल के समय में क्या होता है ना कि हम हट से यहाँ से सांस लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा प्रयास करो और नाभि से सांस लेना शुरू करो, तो और सांस पर जब कंट्रोल करोगे तो काफ़ी कमाल की चीज़ होगी। तो वही मैंने किया कि मैंने ये 3 चीज़ें जब की हैं तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, बस 5 महीने हुए हैं, और 5 महीने में मैं अपने अंदर बहुत सारा बदलाव जो है वो देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग भी ये करें। क्योंकि मैडम हमने कुछ दिन पहले ही, मतलब हम अब इस विषय पर ज़्यादा चर्चा करना नहीं, बस थोड़ा सा करना चाहूँगा कि एक अभिनेता जो थे उनके विषय में चर्चा आई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, और बहुत सारी ऐसी चर्चाएं आती हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। और जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि फिजिकल रूप से तो वो पूरी तरीके से फिट थे, कोई माने आर्थिक स्थिति भी उनकी मजबूत थी, तो फिर इस तरह का काम वो क्यों करते हैं? तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि यहाँ पर अवसाद जमता है, मतलब ये मेंटल लेवल जो है वो हमारा जब कमज़ोर होता है तो हम गलत चीज़ में जाते हैं। जबकि गांव में हम देखते हैं कि एक साधारण सा किसान, एक छोटा सा फार्मर भी जो होता है, उसके सामने ढेर सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन उसको वो सही तरीके से मतलब हैंडल करने की क्षमता रखता है। तो यही ये मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, हमें उन सब परेशानियों को जो है उसको हल करना सिखाता है। हमने देखा कि एक बड़े महान वैज्ञानिक हैं स्टीफन हॉकिंग, मतलब उनका पूरा शरीर, मतलब हम जब कुछ दिनों पहले वो हमारे बीच नहीं रहे, उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त था, लेकिन चूंकि माइंड ये ठीक था तो उसके कारण वो मतलब हमारे लिए क्या कि मतलब पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श के रूप में। तो यही है कि शरीर से ज़्यादा अगर हम मेंटल लेवल को सही करने पर ध्यान दें तो बड़ी से बड़ी परेशानियों को जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। जी प्रशांत जी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे छात्रों को मेडिटेशन के बेनिफिट्स के बारे में बताएं। मतलब ये मेडिटेशन जो है ना मैडम, ध्यान जिसको कहते हैं, यह मेरा मानना है कि अध्यात्म का सबसे ऊंचा स्तर है, और करने का तरीका जो है वो सबसे आसान है। इसमें क्या है कि हमें ज़्यादा उछल कूद ये नहीं करना पड़ता, बस अपने आप को देखना पड़ता है। तो आजकल के छात्रों को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि 24 घंटे हमारे पास हैं, तो उसमें हम कम से कम 1 घंटे तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं अपने पूरे लाइफ को सही करने के लिए। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करें, बस यही है कि हम तो ऐसे भी 7 साढ़े 7 बजे जगते ही हैं, बस 2 घंटे उसमें कम कर लें, 5 बजे जगना शुरू कर दें और 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालें। और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 3 चीज़ें करनी है, जो कि मैंने कहा कि सबसे पहला काम करना है कि थोड़ा बाहर निकल कर टहलें, और प्रकृति की सुंदरता जो है, खासकर अगर हम गांव में रहते हैं तो ये तो हमारे लिए वरदान की तरह होता है। वहाँ का ऐसे भी एनवायरनमेंट जो होता है, वातावरण जो होता है, काफ़ी साफ और स्वच्छ होता है। तो हमारा सीधा सा मानना है कि थोड़ा सा 20 मिनट के लिए टहले, उसमें काफ़ी सारा वो प्राणवायु जो सुबह निकलता है वो आपके अंदर आता है, तो वो चीज़ करें। उसके बाद 10 मिनट के लिए किसी भी एक भक्त, बस ये ध्यान रखें कि वो सॉन्ग जो हो, ये आजकल के जो बेकार के भोजपुरी सॉन्ग होते हैं वो नहीं हो, मतलब वो सॉन्ग जो हो किसी भक्ति भजन हो, और उस पर बस 10 मिनट के लिए थोड़ा शरीर को हिला देना। और ये ध्यान रखना है कि मतलब बाहर में किसी के सामने नहीं करें, क्योंकि हम डांस जानते नहीं हैं, और बाहर में अगर हम करने लगेंगे तो लोग समझेंगे कि इसको थोड़ा साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। किसी मतलब बंद कमरे में हम ये चीज़ 10 मिनट के लिए कर लें, और उसके बाद आधा घंटा खुद के शरीर को एकदम आराम से छोड़कर बस अपने श्वासों पर ध्यान दें। सांस पर अगर हम ध्यान देना शुरू करेंगे तो उसके बाद सबसे ज़्यादा फायदा तो स्टूडेंट को ये मिलता है, मैंने जो देखा है, आज से बस 5-6 महीने की पहले की बात है, किसी चीज़ को कहीं पर रख दिया, भूल गया, और सबसे ज़्यादा क्या होता है कि इसमें आप अपना कंसंट्रेशन जो है आपका वो मजबूत होता है। और छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा इसी की तो आवश्यकता है कि आप अपना कंसंट्रेशन जो है वो मजबूत रखें, और ध्यान आपके लिए यही करता है कि आप अगर आधे घंटे मतलब आराम से, तो उसके बाद चूँकि हमारे जीवन में भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, हर किसी के जीवन में परेशानियाँ होती हैं, तो वही आधे घंटे पर श्वास नियंत्रण जो है वो आपको ये भी बता देता है कि परेशानियों से कैसे मतलब निकलना है, बाहर निकलना है। प्रशांत जी, जैसा कि मुझे पता है कि आप सामाजिक कार्य में भी बहुत रुचि लेते हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप समाज हित के लिए
क्या कर रहे हैं? समाज हित के लिए मैडम बस ऐसे तो सबसे सामाजिक कार्यकर्ता की बात करें तो इतनी बड़ी व्यस्तता के बावजूद भी असल काम तो डॉक्टर रोशन कुमार सर कर रहे हैं, क्योंकि चिकित्सक बहुत सारे हैं और मैं किसी की यहाँ पर सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में ये काम करना कि केवी स्टूडियो के माध्यम से जो है बेगूसराय की प्रतिभाओं को सामने लाना जो है ये बहुत बड़ी समाज सेवा है। तो उनके सामने मेरी समाज सेवा जो है वो कुछ भी नहीं है। बस मैं थोड़ा बहुत यही करता हूं कि किसी छात्र को कोई आवश्यकता हुई, जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पर एक सिंगर इंटरव्यू देने आए थे, उनको आवश्यकता हुई, या मतलब समाज में किसी छात्र को ज़रूरत है कहीं पर जाने की, कुछ उस तरीके से करने की, तो वो मैं उसमें मदद थोड़ी सी कर देता हूँ। और दूसरी बात है कि सामाजिक कार्यक्रम जो होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं, वो उसमें मैं भाग लेता हूँ ताकि समाज से जो है वो जुड़ा रह सका। बस यही सब मैं करता हूँ। मैं इसको ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि अभी मैं उतना बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हुआ हूँ कि मैं आपके सामने झूठ मूठ का बोलूँ कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वैसी कोई बात नहीं। वृक्षारोपण का कार्य है वो मैं करता हूँ, और थोड़ा सा अपने मतलब आसपास के क्षेत्र में भी अपने बच्चों को, मतलब आसपास के क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनसे भी इस बात पर ध्यान देता हूँ। और मेरा जो घर है उसमें भी मैंने ध्यान दिया है कि मतलब बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं वो लगा कर हम। प्रशांत जी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को जो भी जिस स्पोर्ट्स में आपकी रुचि है उसकी कुछ कमेंट्री हमारे दर्शकों को सुनाएं। नमस्ते, प्रणाम। कमाल का मौसम, गजब का उत्साह, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, और मैं प्रशांत प्रसून आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जब आप सुनेंगे कि आज मैच किस दोनों टीम्स के बीच है तो आप लोग भी आनंदित और आह्लादित हो जाएंगे। आज का जो मैच है वो ऐतिहासिक ईडन गार्डन मैदान में हो रहा है और दो मजबूत प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं इन दोनों के बीच जब कोई भी खेल होता है, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, तो दर्शकों का उत्साह जो है वो अपने आप चरम पर होता है। और आज भी आप दर्शकों को बड़ा ही अद्भुत और आनंददायी मैच देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप सभी दर्शक जो है हम लोगों के बीच बना रहे हैं। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि मौसम कमाल का है, उत्साह गजब का है दर्शकों के बीच, और दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है कि बड़ा ही सुंदर अवसर है। जैसा कि जानते हैं टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, और अभी के परिवेश में कि विराट कोहली जो है वो मैदान पर जमे हुए हैं और उनके सामने जो गेंदबाज हैं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब आमिर और विराट एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो वैसे भी दर्शकों की सांसें रुक जाती हैं। दर्शकों की सांसें अभी भी रुकी हुई हैं, देखना क्या होता है। आमिर चले, बड़ी तेज गति से वो चल रहे हैं, उनकी ये गेट राइट आर्म ओवर द विकेट एम्पायर को पार किया, और ये गेंद डाला विराट कोहली का जबरदस्त शॉट, फ्लिक शॉट, कमाल का शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। प्रशांत जी, इंटरव्यू युवा का हो और राजनीति की बात ना हो तो फिर अधूरी है, और देखा गया है कि युवा आजकल की युवा जो है वो राजनीति में खासकर काफ़ी उत्साह के साथ इसमें सक्रिय भाग ले रही है। तो क्या आपका भी राजनीति के प्रति रुझान है? जी मैडम, जहाँ तक बात राजनीति की है तो इसमें बड़ा सोच समझ कर और एक एक शब्द जो है तौल कर बोलना पड़ता है। बाकी किसी भी क्षेत्र में हम अपनी जो है अपनी मन की बात बड़े आराम से रख सकते हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में मन की बात मतलब एक खास राजनेता रखते हैं जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, और हम जब अपने मन की बात रखते हैं तो बड़ा उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि शब्द को बड़ा सोच समझ कर और तौल कर बोले। तो लेकिन मेरा एक, हालांकि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन युवाओं से बस यही संवाद करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपना जो है हृदय जो है राजनीति में विशाल, थोड़ा सा हृदय अपना उदार रखें, और किसी भी व्यक्तिगत के राजनीतिक दल से जो है वो खुद को जोड़ कर ना रखें। एक मतलब निष्पक्ष दृष्टिकोण राजनीति के प्रति रखें कि जहां हमारे प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं उनकी प्रशंसा दिल खोल कर की जाए, जहां थोड़ा उनसे जरूरत है रोजगार की ये की तो वो भी खुलकर मांगा जाए। ऐसा ना हो कि कोई भी चीज के प्रति हम इतनी भक्ति में डूब जाएं कि जो चीज सही हो रहा है उसके साथ तो ही गलत हो रहा है उसको भी हम जस्टिफाई करने लगे। तो जो भी चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनका खुलकर खुले दिल से सहयोग करें, और अगर कुछ गलत हो रहा तो वो सच बोलने की भी ताकत रखें। और बिल्कुल सबसे ज्यादा लोकतंत्र में क्या है कि हमारे पूर्वजों ने मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने जो लोकतंत्र बनाया है उसके बड़े ऊंचे संस्कार और ऊंचे मापदंड है, तो वो हम युवाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उसको बचा कर रखें। और चूंकि अब बिहार में चुनाव भी आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भागीदारी लें। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि जब वोट डालने जाएं
तो बस विकास को ये मतलब कैंडिडेट को देखें कि कौन हमारा सबसे बेहतर विकास जो है वो कर सकता है, उसको वोट दे। अगर जातिवाद और धर्मवाद में पढ़कर वोट देंगे तो फिर अगले 5 साल हम विकास के लिए कि हमारा विकास हो ये बोलने के अधिकारी नहीं होंगे। तो बस यही मेरा कहना है कि कैंडिडेट को देखकर और सही पूरा मतलब विश्लेषण करके, क्योंकि 5 वर्ष में एक बार हमें अवसर मिलता है वोट डालने का, तो पूरा विश्लेषण करें कि हमारे लिए बेहतर कौन हो सकता है और फिर जाकर वोट डालें। बस यही। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। युवा नागरिक होने के नाते आप बेगूसराय की राजनीति को किस प्रकार देखते हैं? जी, राजनीति की बात करें उसमें बेगूसराय का नाम ले आए तो फिर ये तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। राजनीति की जो है मतलब मुख्य भूमि बेगूसराय रही है। एक से एक राजनेता जो है वो यहाँ पर हुए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे राजनेता हुए हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ की राजनीति की ये है कि मतलब एक समय हम देखा करते थे कि एक समय कम्युनिस्टों का यहाँ पर प्रभाव था, उसके बाद फिर मतलब दूसरे दलों का सबका प्रभाव आया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि भले ही किसी पार्टी के सांसद रहे, यहाँ की जो जनता है उसका आपसी सौहार्द जो है वो देखने लायक होता है। काफ़ी मतलब यहाँ की जनता काफ़ी सूझबूझ के साथ मतलब वोटिंग करती है। और यहाँ के राजनेताओं को भी धन्यवाद कि चाहे जिस पार्टी से भी हो, सामाजिक समरसता को और सामाजिक सौहार्द को जो है कभी यहाँ पर जातिगत धार्मिक जो बातें हैं वो नहीं हुई हैं। ये बहुत बड़ी बात है बेगूसराय की राजनीति। प्रशांत जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने हिंदी साहित्य से एमए किया है और हिस्ट्री से भी आपने एमए किया है, जो कि दोनों 2 सब्जेक्ट हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं। जी, इसके विषय में सबसे पहली बात कि मेरा क्या है कि कभी भी साइंस ये a+b का होल स्क्वायर जो होता है या v बराबर ओमेगा इंटू r जो होता है, ना उस समय समझ आता था ना आज समझ आता है। तो मैं इसमें यही प्लान बनाता था कि चलो मैथ और साइंस में जो है किसी तरह पास होना है। लेकिन हिस्ट्री की किताबें हैं जब मैं पढ़ता था और जब एक कहानी टाइप से नहीं होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश, तो ये बड़ा मतलब मुझे कहानी टाइप से पढ़ने में काफ़ी अच्छा मन लगता था। फिर चाहे इतिहास हो या साहित्य हो, तो इसको मैं पढ़ते गया और इससे मेरी रुचि जो है इसमें वो बढ़ती चली गई। रही बात साहित्य की, तो कुछ दिनों पहले केवी स्टूडियो में एक बहुत अच्छे साहित्यकार डॉक्टर श्री सच्चिदानंद पाठक जी जो है वो यहाँ पर आए थे। तो काफ़ी अच्छे साहित्यकार हैं, काफ़ी विद्वान साहित्यकार हैं। तो मैं देखता था बचपन में कि जब हमारे गांव में बड़े बड़े IAS IPS या मंत्री आया करते थे, तो जो साहित्यिक शब्दों का वो मतलब उसके पास काफ़ी अच्छा शब्द संचयन है। और जब साहित्य के शब्द वो उड़ेलते थे तो मतलब अतिथि से लेकर दर्शक सब ओतप्रोत हो जाया करते थे। तो मैंने सोचा उनको आदर्श मान के कि थोड़ा साहित्य यहाँ भी पढ़ा जाए। और बचपन से ही जब मैं साहित्य को पढ़ता था और जब मतलब राष्ट्रकवि दिनकर की जो कविताएं होती थी, मतलब क्लास 6 में था तो कृष्ण की चेतावनी थी कि वर्षों तक मन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, इस तरह के जो शब्द होते थे। चूंकि हिंदी काफ़ी धनी भाषा है तो इस तरह के जो शब्द होते थे हिंदी कवियों के, फिर चाहे वो आरसी प्रसाद सिंह के हों, गोपाल सिंह नेपाली के हों, सोहन लाल द्विवेदी के हों, तो इनके शब्द मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते थे। तो इसलिए हिंदी साहित्य से रुचि जगी। और मेरा कहना है मैडम कि चाहे हम साइंस क्षेत्र से हों, कॉमर्स क्षेत्र से हों या आर्ट्स क्षेत्र से हों, साहित्य और इतिहास सबको पढ़ना चाहिए। क्योंकि इतिहास जो है वो ये हमें भूतकाल से सीख लेकर वर्तमान को कैसे सही तरीके से जीना है ये हमें इतिहास बताता है। जब हम सिंधु घाटी से पढ़ेंगे प्राचीन भारत को तो हमें गौरव होता है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे, कितने श्रेष्ठ थे। फिर जब हम मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत में आते हैं और देखते हैं कि जैसे ही हम बटे जातिवाद धर्मवाद में फंसे, हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण हुआ, अंग्रेज आए और धीरे धीरे जैसे हम जातिवाद धर्मवाद में बटे हम कटते चले गए, कमजोर होते चले गए। तो इतिहास सबसे बड़ी यही सीख देता है कि अगर हम अपने पूर्वजों की प्राचीन परंपरा को अपनाएं तो निश्चित रूप से हम श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे। और साहित्य जो है मैडम वो हमें हमेशा ऊंचे संस्कार प्रदान करता है। आज आप यहाँ पर व्यस्त कार्यक्रम के बीच यहाँ पर है, मेरा मानना है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप में साहित्य जरूर होगा। डॉक्टर रोशन कुमार सर ही हैं, एक केवी स्टूडियो उन्होंने चलाया है, इसके माध्यम से मतलब बेगूसराय की प्रतिभाओं को अवसर दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये संस्कार जो है, ऐसे बड़े संस्कार जो है ये साहित्य ही प्रदान करता है। दूसरा बात कि साहित्य सच बोलने की शक्ति को प्रदान करता है। तो मेरा बस यही कहना है कि इतिहास और साहित्य जो है यह हर किसी को पढ़ना चाहिए, हमें सामाजिक जीवन से भी मिलाता है और समाज में किस तरह रहना चाहिए यह इतिहास और साहित्य हमें बताता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने प्रशांत जी। और आपकी ये बातें हमारे केवी स्टूडियो के माध्यम से छात्र छात्राएं जो जिन्हें रुचि नहीं है साहित्य से
हिस्ट्री से रुचि नहीं है वो इसमें रुचि लेंगे और इसे आत्मसात करेंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर रोशन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, केवी स्टूडियो और उसकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि मैं आपके प्रश्न पूछने के तरीके का हमेशा से मुरीद रहा हूँ। बहुत बहुत आभार।